वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था कि चिवेंडिंग हार मान लेता है कि वो मोरान और शेमी के बीच कभी नहीं आएगा। वैसे वो आया ही कब था। वही शुमैंग साक्षी लियो के इतने उकसाने के बाद भी वो गलत दिशा को नहीं चुनता, जिसकी वजह से अपना होली वेपन खो देता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। और वो चारों लोग आर्सेनल से निकलने लगते हैं। साक्षी लियो की मौत के बाद वो इतने सालों से होली वेपन की आर्सेनल एकदम से बिखर जाती है। और वो जो बड़ा सा पेड़ था वो जिनचेंग लेक के अंदर घुसे जा रहा था, जिसकी वजह से जिनचेंग लेक में अफरा तफरी मच गई थी। पानी के इतने गहरे बहाव से वहाँ के जो लोग थे, जो कि ओरिजिनली चेस पीस हैं, बस वो घबरा कर इधर उधर भाग रहे होते हैं। ये माहौल जब चिवेनिंग देखता है वो अपने डिसाइपल्स को सूचित करता है, संभल कर, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है, जैसे ही मौका मिले वहां से निकलो। ये सुनकर मोरान कहता है, नहीं शिजन, हम नहीं निकल सकते, पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। और तभी वो देखता है कि उसके सामने से ड्रैगन की एक पूंछ निकलती है। मोरान एकदम से पीछे हट जाता है और तभी वो ब्लू ड्रैगन, जो कि हमें जिनचेंग लेक में शुरुआत में मिला था, वो प्रकट होता है। मोरान उसे देख चौंक जाता है और खुश भी होता है। वांग्यू वांग्यू हल्का सा घबराता है। पहले जो ड्रैगन, जो कि गूंगा था, अब वो एकदम से बोलने लग गया और वो कहता है, मेरे पीछे बैठ जाओ। साक्षी लियू के खत्म होने के बाद जिनचेंग लेक भी अब खत्म होने वाली है। जल्दी करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। चिवेनिंग कुछ नहीं कह पाता क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। भले उन्हें पता ना हो कि जो वांग्यू है उनका दोस्त है या दुश्मन। वांग्यू उन चारों को अपनी पीठ पर बैठा देता है और उन सबको जिनचेंग लेक के बाहर ले जा रहा होता है। पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो रहा था तो वो उनको कहता है, मुझे कस के पकड़ो। पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। वो चारों वांग्यू को कस के पकड़ लेते हैं। वांग्यू ने फिर सूचित करता है, बाढ़ आने वाली है, अपनी सांसें रोक लो। और वे चारों वही करते हैं और कुछ मिनट बाद जिनचेंग लेक के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं वो जिनचेंग लेक के ऊपर थे और टॉनिंग पीक की उसी जगह होते हैं जहाँ पर वो शुरुआती तौर पर थे। और वांग्यू ऐसी हवा में उड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वे चारों जिनचेंग लेक का नज़ारा देख पा रहे थे, जो कि अब पहले जैसी बर्फ़ वाली लेक नहीं रही थी बल्कि पानी की हो चुकी थी। और वो ड्रैगन उनको नीचे उतारता है और तभी शिमी कहता है, शिजुन, वहाँ उन ड्रैगन्स को देखिए। और वे चारों देखते हैं कि वो ड्रैगन्स या जो भी जीव जंतु थे, उन सब का शरीर अब एक चेस पीस में बन जाता है, जो कि उस झील के ऊपर आ गई थी। मोरान मन में बड़बड़ाता है, ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन, मतलब अभी तक उस झील में जो कुछ भी था सब ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन की वजह से था। और ये काम उसने करा है, जो कि पीछे छुपा हुआ है और किसी को नहीं पता वो कौन है। मोरान को काफ़ी अजीब लगता है, कुछ तो अजीब है। जब से उसने पुनर्जन्म लिया है चीज़ें काफ़ी बदली हुई हैं। जब वो अपनी पिछली ज़िंदगी में 16 साल का था, उस वक्त कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन में इतना माहिर हो। तो फिर ये भैरूपिया गोचिन आखिर है कौन? वहीं फिर शुमेंग चिल्लाता है और मोरान उसकी ओर देखता है, वांग्यू। और पता चलता है कि वांग्यू ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसमें जान ज़रा भी नहीं बची। ना ही उसके शरीर पर कोई ब्लैक चेस पीस बना था, लेकिन उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि उन्हें खुली रखे और कहता है, तुम सब ने बहुत अच्छा करा। शैतानों के हाथों जिनचेंग लेक को सौंप देना, इससे तो अच्छा है कि हमारे महान हथियारों के देवता गोचिन के जिनचेंग लेक को तहस नहस कर दिया जाए, इसका कोई वजूद ही न रहे। और जैसे ही उसने ये बात कही, उसके पूरे ड्रैगन का शरीर धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगता है।
मोहरान और शुमैंग जब उस इंसान को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। ये तुम हो? वांग यू। इंसानी शरीर में ये वही था जो चिंचेंग लेक के अंदर उनकी मदद कर रहा था, उन सफ़ेद बालों वाला जल पुरुष बनकर, जो कि उन सबको पत्थर देता है और आर्सेनल तक पहुंचाता है। वांग यू उनकी ओर देखता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ साफ दिख रहा था और वो कहता है, वो मैं था। शुमैंग फिर पूछता है, तुमने हम सबको आर्सेनल तक क्यों पहुंचाया? तुम हमारी मदद कर रहे थे या फिर हमें चोट पहुंचाना चाह रहे थे? और अगर हमें चोट पहुंचाना चाह रहे थे तो फिर हमें चिंचेंग लेक से बाहर क्यों लाए? पर अगर हमारी मदद कर रहे थे तो अगर उस आर्सेनल में हम ज़ाक्शिन ल्यू की परीक्षा को पास नहीं कर पाते तो हम तो फिर मर ही जाते ना। वांग यू जमीन की ओर देख रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए। उस वक्त की परिस्थितियां ही ऐसी थी और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जो नकली गोजन था उसके पास खुद इतनी शक्तियां नहीं थी, तो फिर वो ज़ाक्शिन ल्यू पर निर्भर रहता था ताकि ये जो फॉरबिडन टेक्निक है, ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन, इसको इसी तरह जारी रखे। बहरूपीय गोजन को हराने का तरीका एक ही था कि ज़ाक्शिन ल्यू को तबाह कर दिया जाए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और मैं अपनी उम्मीद केवल आप चारों पर लगा पाया। वहीं चवन्निंग अपना सर नाक की ओर हिलाता है जैसे उसे वांग यू पर दया आ गई हो, और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से वांग यू को हील करने की कोशिश कर रहा होता है और उसको इशारा करता है कि वो कुछ ना बोले। अब वांग यू कहता है, आप बहुत नेक दिल के हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं। मेरा समय आ चुका है। मैं भी चिंचेंग लेक के बाकी लोगों की तरह अब मर जाऊंगा, क्योंकि मैं खुद ज़ाक्शिन ल्यू की स्पिरिचुअल एनर्जी से जीवित था। चिवेनिंग कुछ नहीं कह पाता, लेकिन उसे वांग यू पर काफ़ी दया आ रही होती है। वांग यू फिर कहता है, चिंता मत कीजिए। ज़िंदगी में कब तक जीना है, कब मरना है, ये तो लिखा हुआ आता है ना, उसको टाला नहीं जा सकता। मैं जी जी कर चिंचेंग लेक को इस तरह से होते हुए देख रहा था कि मैं जीते जी मर रहा था। अच्छा है, मेरी इच्छा आप चारों की वजह से पूरी हो गई, लेकिन मुझे खेद है कि मैंने इस तरह आप चारों का इस्तेमाल करा। चिवेनिंग कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मत सोचो। क्या तुम्हें पता है कि वो भैरूपिया है कौन और वो चाहता क्या है? वांग यू कहता है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन उसका लक्ष्य एक ही था कि ज़ाक्शिन ल्यू की पावर से वो इन 3 फॉरबिडन टेक्निक्स को अपना ले। चिवेनिंग कहता है, फॉरबिडन टेक्निक्स को अपनाना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है। शायद इसीलिए उसने ज़ाक्शिन ल्यू का सहारा लिया। एक पेड़ की शक्ति से उसे शक्तियाँ मिल जाती। वांग यू कहता है, हाँ, उसने भी यही कहा था। पुरानी रूहों को ढूंढकर उनकी शक्तियों से स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकलती है, लेकिन ऐसी जगह उसे कोई मिला नहीं सिवाय ज़ाक्शिन ल्यू के। तो जाहिर सी बात थी, फिर उसने चिंचेंग लेक पर कब्जा कर लिया और अपनी पूरी ज़िंदगी चिंचेंग लेक के अंदर रहा, ज़ाक्शिन ल्यू की शक्तियों का इस्तेमाल करता ताकि इन फॉरबिडन टेक्निक्स को सीख सके, चाहे रीबर्थ हो या ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन। वहीं वांग यू मरने की हालत में हो रहा था, जैसे कभी भी उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। मोरान जब उसको इस दशा में देखता है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है। आखिरकार चिंचेंग लेक पिछली ज़िंदगी से तो काफ़ी अलग है और इस ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। उसे खुद नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर गलत क्या हुआ, जिसकी वजह से वांग यू तक को मरना पड़ रहा है, जबकि पिछली ज़िंदगी में वो एकदम ठीक था। और वांग यू कहता है, उसके पास इतनी शक्तियाँ नहीं थी कि वो वहाँ के जीवित जंतुओं को वाइट चेस पीस बना सके।
इसीलिए उसने वहाँ पर सबको मार दिया और उनको ब्लैक चेस पीस बना दिया और अपने इशारों पर नचाया। बस कुछ को जीवित छोड़ा, जिनमें से एक मैं था, वो भी केवल इसीलिए ताकि हम पर एक्सपेरिमेंट कर सके। मोरन पूछता है, जब तुम लेक के बाहर आए थे मुझसे मिलने के लिए, तो क्या तुम नकली कोचिन के काबू में थे? वांगी अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, नहीं, वो बाकियों को काबू में कर सकता है, जैसे कि वो फॉक्स ब्रेड या फिर साक्षिन लियो, पर वो मुझे काबू में नहीं कर सकता। मैं एक स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ, जिसे खुद महान हथियारों के देवता गोचिन ने पाला है। जब इस धरती का संचार हो रहा था, तो जब मैं इस धरती पर कदम रखता हूँ, तभी मुझे एक सील प्रदान कर दी जाती है कि मैं बस एक ही मास्टर के लॉयल रहूँगा, अपनी पूरी जिंदगी उनको सौंप दूंगा। ये सोचकर मुरान कंफ्यूज होता है, तो फिर तुम क्यों उस नकली कोचिन का साथ? वांग्यू कहता है, वो केवल एक नाटक था। वो बहरूपिया मुझ पर काबू नहीं कर सकता था, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं था कि उसको सामना कर सकूं, और वहीं उसने मुझे गूंगा भी कर दिया। ये उसने इसीलिए करा ताकि मैं तुम्हें कुछ बता ना पाऊं, और इन्हीं पैतरों से वो मुझे कंट्रोल करता। मुरन पूछता है, क्या उस नकली कोचिन को पता है कि तुम ये नाटक कर रहे हो? वांग्यू कहता है, उसने सोचा था कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कोर को जाक्शिन लियू को सौंप देगा ताकि उसकी जिंदगी बढ़ सके। इसीलिए वो चाहता था कि मैं तुमसे आग्रह करूं कि तुम जिनचेंग लेक के अंदर आओ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तुम चारों जिनचेंग लेक के अंदर आ रहे हो तो शायद उसी के लिए बुरा होगा। इसीलिए तुम उसे आर्सेनल में चाहिए थे, तो मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था। वहीं उसने सोचा नहीं था कि आप चारों जाक्शिन लियू को तबाह भी कर सकते हैं। तभी चवेनिंग कहता है, ऐसा नहीं है कि उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं बची होंगी, जिसकी वजह से वो तुम पर काबू नहीं कर पाया। तभी बीच में वो छुप गया था। ये चीज़ वांग्यू को समझ नहीं आती। आप क्या कहना चाह रहे हैं? चिवेनिंग कहता है, उस इंसान में कुछ तो अजीब है। जब ये बात आई तो मोरान भी कुछ कह नहीं सकता था सिवाय चिवेनिंग की बात पर अग्री करे बिना। उसका शिजन सही था, उस नकली कोचिन में कुछ तो अजीब है। मोरान ने भी महसूस करा था कि इस कोचिन की खुशबू काफ़ी नकली सी लगती है, इस तरह की जैसे वो मर गया हो। ना ही ये कोचिन कोई भगवान है, बल्कि ये कोई जीवित इंसान भी नहीं है। मतलब कोई बाहर का इंसान ही गोचिन पर काबू कर रहा है, और फिर गोचिन जिनचेंग लेक पर काबू कर रहा है। मतलब उन सब ने आज तक उस असली अपराधी को तो देखा ही नहीं है। और वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि तभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है। जब वो लोग जिनचेंग लेक की ओर देखते हैं तो उधर वो नकली गोचिन पानी से निकला हुआ था। उसके शरीर पर काफ़ी चोटें थीं और वो देखने में भी काफ़ी डरावना लग रहा था। और गोचिन कहता है, यू हैंग ऑफ द नाइट स्काई, बीडो इमॉर्टल, तुम इस नाम से ही जी रहे हो ना? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो कि काफ़ी क्रीपी लग रही थी। जैसे जैसे उसके शरीर की खाल गिरती जाती, उसी हिसाब से वो क्रीपीली उन लोगों की ओर देखता रहता। और गोचिन कहता है, आखिर कैसे रिफेंग सेक्ट वालों ने तुम्हें खो दिया? तुम कैसे उनके हाथ से निकल गए चूजोंगशी? एक हीरा खोया है उन्होंने। चुवेनिंग सीधा पूछता है, तुम हो कौन? नकली गोचिन कहता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, ना ही मैं तुम्हें बताने वाला। बस तुम्हें समझना चाहिए कि मैं वो हूँ जिसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं नर्क से लौटा हूँ ताकि तुम जैसे अच्छे लोगों का खात्मा कर सकूं।
वांगी फिर कहता है, शर्मनाक। साक्षी लियू अब खत्म हो चुका है। तुम अकेले अपनी शक्तियों से उन फॉरबिडन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। भैरूपिया गोचिन कहता है, तुम बूढ़े ड्रैगन, अपनी आखिरी सांसों में भी तुम मेरे रास्ते के बीच आ रहे हो। तुमसे किसने कहा कि तुम्हारा हक है यहाँ बोलने का? भागो यहाँ से। तभी चिवेनिंग कहता है, तो तुम्हें लगता है कि एक मामूली वाइट चेस पीस होकर तुम्हें बोलने का हक है? वाइट चेस पीस, शायद मैंने आप लोगों को बताया होगा या नहीं, ज़ेनलॉक चेस फॉर्मेशन में ये जो वाइट चेस पीस होता है ये थोड़ा खास होता है। यहाँ पर मरे हुए इंसान के शरीर में तुम अपनी आत्मा के कुछ कर डाल सकते हो, जिससे वो तुम्हारा हमेशा वफादार रहेगा। या फिर अगर तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो तुम जीवित इंसान को भी वाइट चेस पीस में कन्वर्ट कर सकते हो। वही सेम प्रोसीजर होता है। ये मामूली ब्लैक चेस पीस से अलग होते हैं, जो कि केवल कहा मानते हो। वाइट चेस पीस एक इंसान की तरह रहते हैं, उनकी खुद की सोच होती है, बस जो उनका मालिक है उससे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी ज़रा कम रहती है। जो भी वाइट चेस पीस देखता है, सुनता है या कहता है, वो सब यूज़र के पास जाता है, यानी कि उसके मास्टर के पास। भैरूपिया गोचिन की जब आइडेंटिटी पता लग जाती है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है और उसके बाद क्रीपीली हंसने लगता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा है। 3 बार अच्छा है कहने के बाद नकली गोचिन और टूटने लगता है, जैसे कि अब वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हो। अब वो एकदम लाश की तरह दिख रहा था और कहता है, चुवेनिंग, अपने ऊपर घमंड मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे रोक पाएगा? भले ही साक्षी का नाश हो चुका है, पर मेरा यूजर कोई ना कोई रास्ता खोज लेगा स्पिरिचुअल एनर्जी पाने का। लेकिन तुम दूसरी तरफ। और जैसे ही वो चिवेनिंग की ओर देखता है, उसके बाद सीधा मोरान की आंखों में देखने लगता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही इकलौता हूँ इस दुनिया में जिसे इन 3 फॉरबिडन टेक्निक्स के बारे में पता है, तो मुझे डर है कि तुम जल्दी ही मरने वाले हो। ये चीज़ जब मोरान देखता है और सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये नकली गोचिन क्या इशारा कर रहा है और वो घबराने लगता है। चिवेनिंग को वही बात समझ नहीं आती और वो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? लेकिन उस बहरूपीय गोचिन ने बात करना बंद कर दिया था। वो वहीं जम जाता है और एकदम से उसका शरीर टूट जाता है और एक वाइट चेस पीस निकलता है। शायद ज़ाक्शिन लियू की शक्तियों के जाने के बाद वो जो यूज़र है वो और इस बहरूपीय गोचिन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के चरम सीमा के युग पे आ गया है कि वो नहीं रुक पा रहा। वहीं तभी वांग्यू भी ज़मीन पर गिर जाता है। शुमेंग चिल्लाता है, वांग्यू। मोरान भी वांग्यू को पुकारता है और वो चारों उस ओल्ड ड्रैगन की ओर देखने लगते हैं। शिमी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा चिंतित था और वो कहता है, एल्डर। वहीं वांग्यू कहता है, उस इंसान की बातों पर विश्वास मत करो, वो सच से ज़्यादा झूठ कहता है। शिमी कहता है, एल्डर, अभी आप बात मत कीजिए, मैं आपको अभी हील कर देता हूँ। वांग्यू कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा मास्टर मुझे नहीं कर पा रहा तो तुम कैसे? और वांग्यू काफ़ी ज़्यादा खांसने लगता है। इन सालों में कई लोग आए अपने वेपन की तलाश में, लेकिन जब जिनचेंग लेक में एक हैवान आया तो ज़ाक्शिन लियू नहीं चाहता था कि इसके हाथों गोचिन के वो होली वेपन हाथ लगे, इसीलिए उसने उन सारे होली वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और बस 2 को छोड़ा। एक वो फिलोवाइन जो कि ज़ाक्शिन लियू की तरह ही शक्तिशाली है, और महान हथियारों के देवता गोचिन की वो तलवार। ये सुनने के बाद शुमेंग को काफ़ी बुरा लगता है। मतलब तय हो गया था,
शुमेंग के पास कोई रास्ता नहीं और वांग्यू कहता है, वो विलो वाइन इन जवान दाओजेंग को मिल गया। और वो मुरान की ओर देखता है। उस दिन झील के किनारे मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम अतीत में बुरे भी रहे हो तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और बस ये उम्मीद रखूंगा कि आगे भविष्य में तुम कुछ अच्छा करोगे। पर सच तो ये है कि हथियारों के देवता गोजिन की इच्छा थी कि उनके होली वेपन का इस्तेमाल जो भी करे वो बस इस दुनिया में बरकत फैलाए और अच्छाई के लिए काम करे। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि तुम उसको। मुरान देख पा रहा था कि वांग्यू के लिए ये सब बातें कहना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है और वो उसे रोकता है। चिंता मत कीजिए एल्डर, मैं समझ गया। वांग्यू कहता है, अच्छा है, तो अब मैं आराम कर सकता हूँ। और वो आसमान की ओर देखने लगता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। कहा जाता है कि अगर कोई कल्टीवेटर जिनचेंग लेक में अपने हथियार की तलाश में आए तो उस जीव को खुश करना होता है और उसकी इच्छा पूरी करनी होती है। ज़्यादातर इच्छाओं में मैंने बस उनसे एक अच्छा इंसान बनने को कहा है, मगर कभी कभार। और वांग्यू की आवाज़ धीमी होती जाती है। आप सबको पता है, मेरे मास्टर कोचिन के जाने के बाद मैंने उनसे वादा करा था कि मैं जिनचेंग लेक की पहरेदारी करूंगा और कभी उस झील को छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन किसने सोचा था कि मैं उस झील की पहरेदारी करता रहूंगा और इतने साल गुजर जाएंगे। और मैं सोचता था कि जब मैं जवान था तो मैं उस पर्वत के नीचे जाकर बाकी जगहों को देख पाता था। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो मुरान की ओर देखता है। जवान दाओजेंग, पर्वत के नीचे जो प्लम ब्लॉसम वाइन मिलती है, उस शराब का मैं काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। जब मैं जवान था तो बहुत पिया करता था। भले ही तुम्हारा हथियार अब मिल चुका है, पर क्या तुम मुझे एक बार, बस वो एक बार। मुरन हाँ कहने ही वाला था कि हाँ वह भी जाकर उसके लिए प्लम ब्लॉसम वाइन ले आएगा, लेकिन वो उसे हाँ कह पाता उससे पहले ही वांग्यू ने अपना दम तोड़ दिया था और उसकी मौत हो गई थी। वो पहला ड्रैगन था। जब इस दुनिया का संचार हुआ था तो उसी को बनाया गया था, जो एक समय पर काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था कि कोई भी कांप उठ जाए। और अपने इस जटिल शरीर पर वो अपने मास्टर को पूरी दुनिया घुमा चुका है। और अपने मास्टर के लिए उसने उनसे वो वादा करा। वे दोनों, जो कि सच है कि नहीं ऐसा दुनिया मानती है, लेकिन इन चारों को विश्वास है कि गोचिन था पहले, बस अब वो नहीं रहा, और वांग्यू भी। और साथ ही साथ जिनचेंग लेक के अंदर और कोई होली वेपन नहीं रहा, ना ही कोई जल पुरुष। ज़ाक्शिन लियू के मरने के बाद सब खत्म हो गया। कुछ समय के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वहीं वो झील जो पहले एकदम सख्त थी अब बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। और मुरान आसमान की ओर देखता है जहाँ पर कुछ बाज उड़ने लगते हैं। और एकदम से मुरान को अपनी पिछली ज़िंदगी का ख्याल आता है, जब वांग्यू ने उसे एक तलवार दी थी, लेकिन इस ज़िंदगी में बाकी हथियार नकली थे और जो हथियार उसके लिए बना था वो ये विलो वाइन थी। और एकदम से उसके दिमाग में पिछली ज़िंदगी की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो जिनचेंग लेक आया था अपने हथियार के लिए, और वांग्यू ने उसे पहले स्टडी करा और जेंटली उससे पियर ब्लॉसम की वाइन मांगी, जो कि पहाड़ के नीचे मिलती है। और मुरान अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अब पता चला कि उस पियर ब्लॉसम वाइन की गहराई क्या थी। पिछली ज़िंदगी में उसने वांग्यू की इच्छा पूरी कर दी थी, मगर इस बार वो नहीं कर पाया। और काफ़ी दिन हो जाते हैं जहाँ पे वो चारों
अब शिशेंग पीक आ गए थे और वहीं रह रहे थे। चिवेनिंग का कंधा अब भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी था। बाकी जो तीनों डिसाइपल थे वो इस सफ़र से काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो कुछ दिनों के लिए वो तीनों दाई सिटी चले जाते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। शुमेंग ने जू शेंगयांग या मैडम वांग को कुछ नहीं बताया। वो जितना प्राउडली अपने आप को मानता है, तो वो ये चीज़ें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके माँ बाप उसके लिए सिंपैथी रखें। ये उसके लिए ऐसे होता जैसे कि वो अपने घाव खुद कुरेद रहा है। जब चिवेनिंग ये चीज़ नोटिस करता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। इसीलिए वो ज़्यादा दिन लाइब्रेरी ही रहता कि कहीं किसी किताब से उसे पता लग जाए कि शुमेंग के लिए कोई और रास्ता हो होली वेपन के लिए। तो अगर होली वेपन नहीं तो कोई ऐसा रास्ता जिसमें एक आम इंसान किस तरह एक होली वेपन से लड़ सके। इसके अलावा भी चिवेनिंग के मन में काफ़ी ज़्यादा आशंकाएं रहती कि आखिर ये बहरूपिया गोजन था कौन और असलियत में कौन इंसान है वो। और जो चीज़ उस वाइट चेस पीस ने कही कि किसी और को भी 3 फॉरबिडन टेक्निक्स के बारे में पता है, तो वो क्या कह रहा था। कई चीज़ें थीं जिन पर चिवेनिंग को चिंता हो रही थी, और वो रेड लोटस पैविलियन में एक कैंडल द्वारा लाइब्रेरी में पढ़ता रहता। वो पागल ही हो गया था। वहीं पे शू सेंग्यांग आता है और कहता है, युहैंग, ज़रा अपने कंधे पर भी ध्यान दो। तुम अपने साथ इतनी ज़्यादा लापरवाही कैसे कर सकते हो। और शू सेंग्यांग चाय पीने लगता है। फिर कहता है, तुम खुद जानते हो, तानलांग एल्डर इस तरह की चोटों को ठीक करने में माहिर हैं। ज़रा समय निकालो और उनके पास जाओ। चिवेनिंग कहता है, ज़रूरत नहीं, घाव अब ठीक हो रहा है। शू सेंग्यांग कहता है, इससे कुछ नहीं होगा, खुद की हालत देखो। जब से तुम वापस आए हो तुम्हारी दशा ही बदल गई है। और तो और तुम खुद जानते हो, 10 में से 9 लोग जो तुम्हें देख रहे हैं वो देख के ही कह पा रहे हैं कि अब तुम मरने वाले हो जैसे। अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे ये जख्म अजीब लग रहा है, जैसे कि इसमें कोई जहर हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने ऊपर चिंता रखो ज़रा। चिवेनिंग फिर जू सेंग्यांग की ओर देखता है और कहता है, मैं ऐसा दिखता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। और वो चुप हो जाता है और कोल्डली स्माइल करता है। शू सेंग्यांग घबरा जाते हैं और कहते हैं, ये किसने कहा। युहैंग, क्या कभी भी तुम इस तरह से बर्ताव करना बंद करोगे कि तुम कोई पत्थर के नहीं बने और तुम्हारे आगे सब के सब कागज के बने हो। चिवेनिंग कहता है, मुझे अपनी सीमाएं पता है। ये सुनकर शू सेंग्यांग अपने मन में ही बड़बड़ाता है, तुम्हें पता है घंटा। वो ये चीज़ बड़बड़ा ही रहा था। वहीं चिवेनिंग ये चीज़ देख नहीं पाता क्योंकि वो अपनी किताबों में एकदम उलझा हुआ था। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं। उसके बाद शू सेंग्यांग महसूस करता है कि काफ़ी लेट हो गया है और वहाँ से चला जाता है अपनी वाइफी को कंपनी देने के लिए। जाने से पहले वो एक बार फिर चिवेनिंग को रिमाइंड करता है, युहैंग, ज़्यादा देर जगे मत रहना। अगर मैंगेर को पता लगा कि तुम उसके लिए ये सब कर रहे हो तो वो अपने आप को अपराधी समझेगा और सोच सोच के ही मर जाएगा। पर हमेशा की तरह चिवेनिंग उसकी बातों को इग्नोर करता है। शू सेंग्यांग भी क्या कर सकता था, वो फिर बाद में वहाँ से चला जाता है। चिवेनिंग अपनी कुछ दवाइयाँ खाता है और दोबारा टेबल के पास बैठ जाता है और अपनी रिसर्च फाइल्स पढ़ने लगता है। धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है, लेकिन वो फिर भी बार बार अपनी नींद को ऐसे ही टाल रहा। पर आखिरकार वो वहीं बैठे बैठे सो जाता है। उस रात उसको सपना आता है। इस बार सपना बाकी सपनों की तरह नहीं था, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हकीकत भरा लग रहा था। वो वहाँ शिशेंग पीक के वुशान हॉल में खड़ा हुआ है, लेकिन ये वुशान हॉल उस वुशान हॉल से अलग है जिस वुशान हॉल को चिवेनिंग जानता है। जैसे कि अभी वो अपने सामने लाल पर्दे देख रहा है। जैसे ही वो उस जगह को देख रहा होता है तभी एक इंसान उसके सामने आता है, शिजन। उस इंसान का चेहरा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, काली आँखें जिनमें हल्का सा पर्पलिश ग्लो था। वो नौजवान इंसान, लेकिन जब वो मुस्कुराता तो वो हल्का सा बच्चा जैसा दिखता। और चिवेनिंग वहीं खड़ा रह जाता है
मुरान। और वो मुरान की ओर जाने ही वाला था कि तभी एकदम से कुछ अलग होता है और उसके हाथ पैर मेटल चेन से बंधे हुए होते हैं। जो वेनिंग के लिए अजीब था, वो उन जंजीरों में बंधा हुआ था, जबकि वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। वहीं वेनिंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा। वो कोशिश कर रहा निकलने की, लेकिन निकल नहीं पाता और वो मुरान से कहता है, मोवियो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी खोलो। लेकिन उसके सामने जो शख्स था वो इस तरह से बर्ताव करता है जैसे उसने चिवेनिंग की सुनी ही ना हो, और इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जिससे उसके चेहरे पर डिम्पल्स दिखते हैं और वो चिवेनिंग को एक नज़र देखता है, उसके बाद उसके चेहरे को पकड़ लेता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे की स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए स्टोरी बक्स।